नमस्कार फ्रेंड्स। प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर्स रॉबर्ट टी कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड रिटायर यंग रिटायर रिच का भाग 2 अध्याय 1। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अध्याय 1। जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर कैसे हों। नीचे मैंने यह आप बीती बताई है कि मेरी पत्नी किम, मेरे सबसे अच्छे दोस्त लैरी और मैंने किस तरह कंगाली से शुरुआत की थी, लेकिन 10 साल से कम समय में ही हम अमीर बनकर रिटायर हो गए। मैं यह कहानी उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ जिन्हें खुद के बारे में शंका हो या जिन्हें जवानी में रिटायर होने की यात्रा शुरू करने के लिए थोड़े आत्मविश्वास की ज़रूरत हो। जब किम और मैंने शुरुआत की थी तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हमारा आत्मविश्वास कम था और हमारे मन में शंकाएं भरी थीं। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन शंकाओं का करते क्या हैं। यात्रा शुरू होती है दिसंबर 1984 में। किम, मेरा सबसे अच्छा दोस्त लैरी, क्लार्क और मैं ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में व्हिस्लर माउंटेन पर स्कीइंग कर रहे थे। बर्फ़ बहुत गहरी थी, रन बहुत लंबे थे और स्कीइंग बहुत शानदार थी। हालांकि ठंड भी बहुत थी। रात को हम तीनों देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच बने एक छोटे से केबिन में बैठे थे, जो छत तक जमी बर्फ के कारण मुश्किल से दिख रहा था। हर रात को आग के पास बैठकर हम भविष्य की अपनी योजनाओं पर बातचीत करते थे। हमारे पास उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन संसाधन बहुत कम थे। किम और मेरे पास आखिरी कुछ डॉलर बचे थे और लैरी एक नया बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया में था। हर रात हमारी चर्चाएं देर तक चलती थीं। हम हाल में पढ़ी हुई पुस्तकों और देखी गई फिल्मों पर बात करते थे। हम शैक्षणिक ऑडियो टेप्स सुनते थे और फिर उनके सबक पर गहरा मंथन करते थे। 1 जनवरी को हमने वही किया जो हम हर साल करते थे। हमने नए साल के लिए लक्ष्य बनाए, लेकिन इस साल हमारा लक्ष्य निर्धारण सत्र अलग था। लैरी सिर्फ नए साल के लिए लक्ष्य तय करने से कुछ ज़्यादा करना चाहता था। 1 साल के लक्ष्यों के बजाय वह ऐसे लक्ष्य तय करना चाहता था जो हमारी वास्तविकता को बदलकर हमारी ज़िंदगी ही बदल दें। उसने कहा, हम लोग क्यों न यह योजना बनाएं कि हम सब आर्थिक दृष्टि से किस तरह स्वतंत्र बन सकते हैं। उसके शब्द मेरे कानों में पड़े और मैंने उसकी बातें सुनी, लेकिन मैं उसकी कही बातों को अपनी वास्तविकता में फिट नहीं कर पाया। मैंने इसके बारे में बातें की थीं, इसके सपने देखे थे और मैं जानता था कि किसी दिन मैं यह काम जरूर करूँगा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने का विचार मुझे हमेशा भविष्य का ही विचार लगता था, आज का नहीं। इसलिए विचार फिट नहीं हुआ। मैंने कहा, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र? जिस पल मैंने अपनी आवाज़ सुनी, उसी पल मैं जान गया कि मैं कितना कमज़ोर हो गया था। मेरी आवाज़ मेरे ही पुराने व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रही थी। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं, लैरी बोला, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम बातें बंद करें, दिवा स्वप्न छोड़ दें और समर्पित भाव से जुट जाएं। चलो हम इस योजना को लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम ये जान जाएंगे कि हमें यह काम करना ही है। लिख लेने के बाद हम इस यात्रा में एक दूसरे को सहारा देंगे। पैसों की तंगी से परेशान किम और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। आग की चमक में हमारे चेहरों पर शंका और अनिश्चितता के भाव साफ दिखने लगे। विचार तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो बस जैसे तैसे अगला साल गुजारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। कुछ समय पहले ही मैंने नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट बिजनेस छोड़ा था। जब यह बिजनेस 1979 में चौपट हो गया था तो मैंने 5 साल मेहनत करके इसे दोबारा जमाया था और इसके बाद इसे छोड़कर चला आया था। मैंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा बदल गया था। अब हम अमेरिका में उत्पादन नहीं कर रहे थे। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने के लिए हमने अपनी फैक्ट्रियां चीन,
ताइवान और कोरिया में लगा ली थी। मैंने बिजनेस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि खुद को अमीर बनाने के लिए बाल श्रम का इस्तेमाल करूं। बिजनेस मेरी जेब में पैसे भर रहा था, लेकिन यह मेरी आत्मा को कचोट रहा था। अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी मेरी पटरी नहीं बैठ रही थी। हम एक दूसरे से अलग हो गए और हमारे बीच हर बात पर मतभेद होने लगे। मैं बहुत कम इक्विटी के साथ वह कंपनी छोड़ आया था। मैं ऐसे बिजनेस में काम करना गंवारा नहीं कर पाया जो मेरी आत्मा को कचोटता हो और जिसमें मैं अपने पार्टनर्स के साथ बात नहीं कर सकूं। वह बिजनेस मैंने जिस तरह से छोड़ा, उस बात पर मुझे गर्व नहीं है। बहरहाल मैं जानता था कि उसे छोड़ने का समय आ गया है। मैं उस बिजनेस में 8 साल तक रहा और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने यह सीखा कि बिजनेस कैसे बनाया जाता है, कैसे बर्बाद किया जाता है और फिर दोबारा कैसे बनाया जाता है। हालांकि उसे छोड़ते वक्त मेरे पास बहुत कम पैसा था, लेकिन मेरे पास बेशकीमती सीख और अनुभव था। लैरी ने कहा, छोड़ो भी, तुम कमज़ोर बन रहे हो। आओ, 1 साल के आसान लक्ष्य तय करने के बजाय हम बड़े लक्ष्य तय करते हैं। आओ, हम कई सालों का एक बड़ा लक्ष्य तय करें। आओ, हम स्वतंत्रता का लक्ष्य तय करें। लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैंने कहा और किम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी मेरी ही तरह चिंता झलक रही थी। तुम जानते हो, हम दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अगले 6 महीने या शायद 1 साल बस जैसे तैसे काट लेना चाहते हैं। जब हम इस वक्त आर्थिक दृष्टि से सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। एक बार फिर मुझे अपने शब्दों पर से झटका लगा। मेरा आत्मविश्वास सचमुच कमज़ोर था। मेरी ऊर्जा वाकई कम थी। ये तो अच्छी बात है, इसे एक नई शुरुआत मान लो। लैरी अब पीछे ही पड़ गया था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने प्रतिरोध किया, लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो फिर हम जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं। मुझे एहसास था कि मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द लगातार कमज़ोर होते जा रहे थे। मैं भीतर से कमज़ोर महसूस कर रहा था। मैं खुद को समर्पित नहीं करना चाहता था। मैं तो बस कुछ समय के लिए आर्थिक दृष्टि से बचे रहना चाहता था और भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहता था। मैंने यह नहीं कहा है कि हम 1 साल में रिटायर होने वाले हैं, लैरी बोला, जो अब मेरी ढीली ढाली प्रतिक्रिया से चिढ़ने लगा था। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि हम इसी वक्त रिटायर होने की योजना बना ले। आओ, लक्ष्य लिख लेते हैं, योजना बना लेते हैं और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ज़्यादातर लोग रिटायर होने के बारे में तब तक नहीं सोचते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती, या वे रिटायरमेंट की योजना 65 साल की उम्र में बनाते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता। मैं इससे बेहतर योजना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आजीविका चलाने के लिए ज़िंदगी भर काम नहीं करना चाहता। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं जवानी में ही दुनिया की सैर करना चाहता हूँ ताकि इसका पूरा आनंद ले सकूँ। जब मैंने लैरी के मुंह से यह लक्ष्य तय करने के लाभ सुने, तो मैंने अपने भीतर एक फुसफुसाहट भी सुनी जो मुझे बता रही थी कि जवानी में आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने और जल्दी रिटायर होने का लक्ष्य बनाना अयथार्थवादी क्यों है। यह तो एक तरह से असंभव लग रहा था। लैरी लगातार बोलता रहा। शायद उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि किम या मैं उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं। इसलिए मैंने उसके शब्दों पर से ध्यान हटा लिया और उसकी कही बातों पर विचार करने लगा। मैंने खुद से कहा, जल्दी रिटायर होने का लक्ष्य तय करना अच्छा विचार है। फिर मैं इससे क्यों जूझ रहा हूँ? अच्छे विचार से जूझना तो मेरी फितरत नहीं है। अचानक मुझे अपने अमीर डैडी की बातें याद आ गईं। तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारी आत्मशंका और आलस है। तुम्हारी आत्मशंका और आलस ही यह परिभाषित और सीमित करते हैं कि तुम कौन हो। अगर तुम अपने वर्तमान स्वरूप को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी आत्मशंका और आलस से जूझना होगा। तुम्हारी आत्मशंका और आलस ने ही तुम्हें छोटा बना रखा है। तुम्हारी आत्मशंका और आलस ने ही तुम्हें अपनी मनचाही जिंदगी नहीं पाने दे रहे हैं। मुझे याद था
कि अमीर डैडी ने इस मुद्दे को प्रभावशाली बनाने के लिए आगे कहा था, तुम्हारे रास्ते में कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी आत्मशंकाएं हैं। ऐसे ही बने रहना आसान है, परिवर्तन नहीं करना आसान है। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर वैसे ही बने रहने का चुनाव करते हैं। जब तुम अपनी आत्मशंका और आलस से जूझोगे, टकराओगे, तभी अपनी स्वतंत्रता का द्वार खोज पाओगे। अमीर डैडी ने मुझसे ये बातें उस समय कही थीं जब मैं हवाई द्वीप छोड़कर इस यात्रा पर आने वाला था। वे जानते थे कि मैं शायद हमेशा के लिए हवाई छोड़कर जा रहा था। वे जानते थे कि मैं अपना घर छोड़ रहा था, जहां मैं बहुत आरामदेह महसूस करता था। वे जानते थे कि मैं सुरक्षा की किसी गारंटी के बिना दुनिया में कदम रखने का जोखिम ले रहा था। अमीर डैडी के साथ मेरी बातचीत के 1 महीने बाद मैं बर्फ़ से ढके इस पहाड़ पर बैठा था, जहां मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे वही बातें कह रहा था, लेकिन मैं कमज़ोर, असुरक्षित और बेचैन महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि यह आगे बढ़ने या फिर हार मानकर लौट जाने का समय था। मुझे एहसास था कि मैं पहाड़ों पर इस कमजोरी के पल से जूझने के लिए ही आया था। एक बार फिर यह निर्णय का समय था, यह चुनाव करने का समय था। मैं अपनी आत्मशंका और आलस के सामने हार मान सकता था या फिर मैं खुद के बारे में अपनी धारणाएं बदल सकता था। यह आगे बढ़ने या पीछे हटने का समय था। जब मैंने लैरी के बोलने पर दोबारा ध्यान दिया तो उस समय वह स्वतंत्रता के बारे में बोल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वह दरअसल स्वतंत्रता के बारे में नहीं बोल रहा था। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि अपनी आत्मशंका और आलस से जूझना ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अगर मैं इनसे नहीं जूझूंगा तो मेरी जिंदगी पिछड़ने लगेगी। ठीक है, चलो हम ये काम कर देते हैं, मैंने कहा। चलो हम आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का लक्ष्य तय कर लेते हैं। यह 1985 का न्यू ईयर्स डे था। 1994 में किम और मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गए। लैरी द्वारा स्थापित कंपनी 1996 में इंक मैगजीन की सबसे तेजी से विकास कर रही कंपनियों में से एक थी। लैरी 1998 में 46 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उसने अपनी कंपनी बेचकर 1 साल की छुट्टी मनाई। आपने ये कैसे किया? जब भी मैं ये कहानी सुनाता हूँ तो मुझसे यह सवाल पूछा जाता है कि कैसे, आपने ये किया कैसे? तब मैं कहता हूँ कैसे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि किम और मैंने यह क्यों किया। क्योंकि क्यों के बिना कैसे संभव ही नहीं था। मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ कि किम, लैरी और मैंने यह कैसे किया, लेकिन बताऊंगा नहीं हमने ये कैसे किया। यह महत्वपूर्ण नहीं है हमने ये काम कैसे किया। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 1985 से 1994 के बीच किम, लैरी और मैंने अमीर डैडी के बताए प्रचुर दौलत के 3 रास्तों पर ध्यान केंद्रित किया, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यावसायिक योग्यताएं बढ़ाना। नंबर 2, धन प्रबंधन की योग्यताएं बढ़ाना। और नंबर 3, निवेश योग्यताएं बढ़ाना। इन 3 रास्तों के बारे में ढेर सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। अगर मैं भी इसी बारे में लिखने लगूं तो यह एक और पुस्तक होगी जो बताएगी कि यह काम कैसे किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमने यह काम किया क्यों। इसका क्यों या कारण यह था कि मैं अपनी आत्मशंकाओं और अपने आलस और अपने अतीत को चुनौती देना चाहता था। क्यों ने ही मुझे कैसे किया इसकी शक्ति दी। अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई काम कैसे किया जाता है। पहले मैं उन्हें बता देता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे बताने के बाद भी अक्सर लोग वह काम नहीं करते थे। तब मुझे समझ में आया कि मैं कोई काम कैसे करता हूं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कोई काम क्यों करता हूं। क्यों से ही आपको कैसे करने की शक्ति मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि ज़्यादातर लोग जिस काम को कर सकते हैं उसे
इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पर्याप्त शक्तिशाली क्यों नहीं होता। क्यों अर्थात कारण। एक बार जब आप इस क्यों को खोज लेते हैं तो दौलत तक कैसे पहुंचेंगे यह खोजना आसान हो जाता है। ज्यादातर लोग अपने दिल में झांक कर उन कारणों की तलाश नहीं करते हैं कि वे अमीर क्यों बनना चाहते हैं। लोग तो दौलत की आसान राह की तलाश करते हैं, और आसान राह के साथ समस्या यह है कि यह आमतौर पर बंद गली पर खत्म होती है। खुद से बहस करना। उस रात ठंडे पहाड़ी केबिन में बैठकर लैरी की बातें सुनते समय मैंने पाया कि मैं मौन रहकर उससे बहस कर रहा था। हर बार वह कहता था, चलो हम इसका लक्ष्य बना लेते हैं, इसे लिख लेते हैं और योजना बना लेते हैं। हर बार मैं मन ही मन इस तरह की प्रतिक्रिया करता था, क्या? लेकिन हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में अगले साल सोचूंगा, या तब जब किम और मैं सेटल हो जाएंगे। तुम हमारी स्थिति को नहीं समझते हो, मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए। बरसों तक मेरे अमीर डैडी ने मुझे कई सबक सिखाए। उनमें से एक सबक यह था, अगर तुम खुद को किसी अच्छे विचार के खिलाफ बहस करते पाओ तो बहस करना छोड़ दो। उस रात जब लैरी जल्दी अमीर बनने और रिटायर होने के बारे में बोले जा रहा था तो मुझे अपने अमीर डैडी की वह चेतावनी याद आई कि अच्छे विचार के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। आगे समझाते हुए अमीर डैडी ने कहा था, अगर कोई इंसान किसी चीज़ को चाहता है लेकिन उसके बारे में इस तरह की बात कहता है कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता या यह मैं नहीं कर सकता, तो उसके साथ बड़ी गंभीर समस्या है। अपनी मनचाही चीज़ के बारे में भला कोई ऐसा क्यों कहेगा कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता या मैं ये नहीं कर सकता? कोई मनचाही चीज़ों से खुद को वंचित क्यों रखना चाहेगा? इसमें कोई तर्क या समझदारी नहीं दिखती है। जब लकड़ियां आग में तड़कीं तो मैंने खुद को अपनी मनचाही चीज़ के खिलाफ बहस करते पाया। अंत में मैंने खुद से कहा, जल्दी अमीर बनकर रिटायर क्यों न हुआ जाए, इसमें क्या गलत है? मेरा दिमाग धीरे धीरे खुलने लगा और मैंने मन ही मन दोहराया, मैं इस विचार के खिलाफ बहस क्यों कर रहा हूँ? मैं अपने ही खिलाफ बहस क्यों कर रहा हूँ? यह एक अच्छा विचार है। मैं बरसों से इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं 35 साल की उम्र तक रिटायर होना चाहता था और अब मैं जल्दी ही 37 साल का होने वाला हूँ, फिर भी रिटायर होने के करीब नहीं हूँ। सच तो यह है कि मैं दिवालियेपन के करीब हूँ, तो मैं बहस क्यों कर रहा हूँ? मन ही मन यह कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छे विचार के खिलाफ बहस क्यों कर रहा था। 25 साल की उम्र में मैंने यह योजना बनाई थी कि मैं अमीर बन जाऊंगा और 30 से 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। यह मेरा सपना था, लेकिन वेलक्रो वॉलेट बिजनेस चौपट होने के बाद मेरा सपना चूर चूर हो गया था और मेरा बहुत सा आत्मविश्वास भी चला गया था। उस रात आग के पास बैठकर मुझे एहसास हुआ कि दरअसल मेरे आत्मविश्वास की कमी ही बहस कर रही थी। मैं ऐसे सपने के खिलाफ कुतर्क कर रहा था जिसे मैं चाहता था। मैं इसलिए बहस कर रहा था क्योंकि मैं दोबारा निराश नहीं होना चाहता था। मैं इसलिए बहस कर रहा था क्योंकि मैं उस दर्द से बचना चाहता था जो बड़े सपनों के साकार न होने पर सताता है। मैंने सपना देखा था और मैं असफल हो गया। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं सपने के खिलाफ नहीं बल्कि दोबारा असफल होने के खिलाफ बहस कर रहा था। मैंने धीरे से लैरी से कहा, ठीक है, हम एक बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। मैंने आखिरकार एक अच्छे विचार के खिलाफ बहस करना छोड़ दिया। बहस अब भी वहाँ थी, लेकिन मैं बहस के कारण रुकना नहीं चाहता था। आखिरकार यह बहस मैं किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही कर रहा था। मेरे भीतर का छोटा इंसान उस बड़े इंसान के खिलाफ तर्क दे रहा था जो विकास करना और ज्यादा बड़ा बनना चाहता था। अच्छी बात है, लैरी ने कहा। अच्छा हुआ जो तुमने कमजोरी दिखाना छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बारे में सचमुच चिंता हो रही थी।
मैंने इसे करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे अपना क्यों मिल गया था। मैं जानता था कि मैं यह काम क्यों करने वाला हूँ। हालांकि उस पल मैं यह नहीं जानता था कि मैं इसे कैसे करने वाला हूँ। मैंने जल्दी रिटायर होने का फैसला क्यों किया? आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने किसी मौके पर स्वयं से यह कहा होगा कि मैं खुद से तंग आ गया हूँ? देखिए, उस नए साल की रात को किम और लैरी के साथ आग तापते समय मैं अपने पुराने स्वरूप से तंग आ चुका था और मैंने बदलने का फैसला कर लिया। यह सिर्फ मानसिक परिवर्तन नहीं था, यह तो दिल की गहराई से आया बदलाव था। यह एक बड़े परिवर्तन का समय था और मैं जानता था कि मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यह पता चल चुका था कि मैं क्यों बदलना चाहता हूँ। नीचे मैंने अपने कुछ व्यक्तिगत क्यों बताए हैं, यानी मैंने जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने का फैसला क्यों किया। नंबर 1, मैं कंगाल रहने और पैसे के लिए हमेशा जूझते रहने से उकता गया था। अपने वॉलेट बिजनेस में से मैं कुछ समय के लिए अमीर बन गया था, लेकिन उस बिजनेस के ठप होने के बाद मैं दोबारा कंगाली की हालत में पहुंच गया था। हालांकि मेरे अमीर डैडी ने मुझे अच्छी नसीहत दी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ उनके सबक थे। मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया था और अब मेरे लिए अमीर बनने का समय आ गया था। नंबर 2, मैं औसत दर्जे से तंग आ गया था। स्कूल में टीचर्स कहते थे, रॉबर्ट होनहार बच्चा है लेकिन वो पढ़ने में मन नहीं लगाता है। वे यह भी कहते थे, वह होनहार तो है लेकिन वह कभी प्रतिभाशाली बच्चों जितना स्मार्ट नहीं बन पाएगा। वह औसत से थोड़ा सा ही ऊपर है। उस रात पहाड़ पर बैठे बैठे मुझे अचानक औसत बने रहने से कोफ्त होने लगी। अब समय आ गया था कि मैं औसत बने रहना छोड़ दूं। नंबर 3, जब मैं 8 साल का था तो मैंने घर आकर अपनी माँ को किचन टेबल पर रोते देखा। वे इसलिए रो रही थी क्योंकि हम बकाया बिलों के पहाड़ तले दबे थे। मेरे डैडी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्कूल टीचर के रूप में ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते थे। वे सिर्फ यह कहते थे, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूँगा, लेकिन वे नहीं संभाल पाते थे। मेरे डैडी का स्थिति संभालने का तरीका यह था कि दोबारा स्कूल जाओ, ज़्यादा कड़ी मेहनत करो, वार्षिक वेतन वृद्धि का इंतज़ार करो। इस दौरान बिलों का पहाड़ ज़्यादा ऊंचा हो जाता था और मेरी माँ ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगती थी क्योंकि वे अपना दुखड़ा किसी को बता नहीं सकती थी। मेरे डैडी पैसे के बारे में बातें करना पसंद नहीं करते थे और जब करते थे तो गुस्सा हो जाते थे। मुझे याद है कि 8 साल की उम्र में ही मैंने उन जवाबों को खोजने का फैसला कर लिया था जो मेरी माँ की मदद कर सकें। उस रात पहाड़ पर बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ कि मुझे वे जवाब मिल गए हैं जिन्हें मैं 8 साल की उम्र से खोज रहा था। अब उन जवाबों को हकीकत में बदलने का समय आ चुका था। नंबर 4, सबसे दर्दनाक क्यों तो यह वास्तविकता थी कि अब मेरी जिंदगी में किम नामक सुंदर युवती थी। मुझे मेरी आत्मा की सहचरी मिल गई थी और वह इस वित्तीय झमेले में इसलिए फंसी हुई थी क्योंकि वह मुझसे प्यार करती थी। उस रात पहाड़ पर मुझे एहसास हुआ कि मैं किम के साथ भी वही कर रहा था जो मेरे डैडी ने मेरी मम्मी के साथ किया था। मैं एक पारिवारिक परंपरा को दोहरा रहा था। उस पल मुझे अपना असली क्यों मिल गया। अपने अमीर डैडी की तरह मैंने यह भी जान लिया कि मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि अमीर कैसे बना जाए। अब मैं सबसे पहले लोगों से पूछता हूँ कि वे अमीर क्यों बनना चाहते हैं। अगर क्यों यानी कारण पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है तो अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यानी कैसे भी बहुत कठिन होगा। अमीर बनने के कई कई तरीके हैं, लेकिन बहुत कम व्यक्तिगत कारण हैं कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। अपने क्यों का पता लगाएं और फिर आपको कैसे मिल जाएगा। जैसी पुरानी कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। मेरे मामले में तो मैं यही कहूँगा कि अपनी चाह खोजने से ही
मुझे राह मिल पाई। चाह नहीं होती तो राह बहुत मुश्किल होती। तो ये मेरे क्यों थे। मैंने उस रात उन्हें लिखकर एक गोपनीय जगह पर रख लिया। आप में से जिन लोगों ने मेरी दूसरी पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी होगी, उन्हें याद होगा कि जब हम पहाड़ से लौटे तो स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो गई। मैंने उस पुस्तक के शुरू में बताया था कि जब हमारा पैसा ख़त्म हो गया तो किम और मुझे 3 हफ्तों तक एक कार में रहना पड़ा। अमीर बनकर रिटायर होने का फैसला करने के कारण स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। बहरहाल हम क्यों की बदौलत हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिली। पहाड़ से लौटने के बाद लैरी के साथ भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। 1980 के दशक के अंत में उसे भी कई जोरदार वित्तीय झटके लगे, लेकिन उसके क्यों उसे आगे बढ़ाते रहे। एक सुझाव मैंने बरसों पहले सीखा था कि जोश प्रेम और नफरत का मिश्रण है। जब तक आप में किसी चीज़ के लिए जोश न हो, तब तक कुछ भी हासिल करना मुश्किल होता है। अमीर डैडी कहते थे कि अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो तो जोशीले बनो। जोश से जीवन में ऊर्जा आती है। अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, तो पहले पता लगाओ कि तुम अपनी मनचाही चीज़ से प्रेम क्यों करते हो और उसे न पाने से नफरत क्यों करते हो। जब तुम इन दोनों विचारों को मिला दोगे तो तुम्हें वह ऊर्जा मिल जाएगी जो तुम्हें अपनी कुर्सी से उठा देगी और हर मनचाही चीज़ पाने के लिए प्रेरित कर देगी। तो नफरत और प्रेम की सूची बना लें। उदाहरण के लिए मैं नीचे दी गई सूची बनाता हूँ। मुझे इनसे नफरत है। नंबर 1, अमीर होना। 2, स्वतंत्र रहना। 3, जो चीज़ चाहूँ उसे खरीदना। 4, महंगी चीज़ें। 5, जो काम मैं नहीं करना चाहता उन्हें करने के लिए कर्मचारी रखना। मुझे इनसे नफरत है। नंबर 1, गरीब होना। नंबर 2, काम करते रहना। नंबर 3, जो चीज़ चाहूँ उसे खरीद न पाना। नंबर 4, सस्ती चीज़ें। नंबर 5, वे काम करना जिन्हें मैं नहीं करना चाहता। मेरा सुझाव यह है कि आप नीचे दी गई जगह पर प्रेम और नफरत की अपनी सूची बना लें। अगर आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे आशा है, तो एक बड़ा कागज़ ले लें। आप ज़िंदगी को ज़्यादा जोश के साथ जिएं, यही मेरी कामना है। आपके प्रेम, आपकी नफरत। अपने प्रेम और नफरत का पता लगाने तथा परिभाषित करने के लिए एकांत में बैठ जाएं। फिर अपने कारण यानी क्यों लिख लें। आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने, जल्दी रिटायर होने और कम से कम उम्र में रिटायर होने के अपने सपने, लक्ष्य और योजनाएं लिख लें। लिख लेने के बाद आप इसे किसी दोस्त को बता सकते हैं जो सपनों को साकार करने में आपकी मदद करे। नियमित रूप से अपने सपनों, लक्ष्यों और योजनाओं वाले कागज़ को देखते रहें। इनके बारे में अक्सर बातें करें, मदद मांगते रहें, लगातार सीखने की इच्छा रखें और जल्दी ही चीज़ें होने लगेंगी। आखिरी टिप्पणी, मैंने कई लोगों को यह कहते सुना होगा, पैसा आपको सुखी नहीं बनाता है। इस कथन में कुछ सच्चाई है, लेकिन पैसे की उपयोगिता यह है कि यह मुझे समय खरीद कर देता है ताकि मैं अपने मनपसंद काम कर सकूं। पैसा होने पर मैं दूसरे लोगों को भुगतान करके वे काम करवा सकता हूं जिन्हें करने से मैं नफरत करता हूं। तो यह था रिच डैड्स रिटायर यंग रिटायर रिच नामक पुस्तक का भाग 2। आशा करता हूँ आपको यह भाग पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।